हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि पता है आपको, इस चैनल पर अभी DSSB TGT के TGT इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए मेन जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनके MCQs की सीरीज चल रही है। हम एक पर्टिकुलर राइटर को लेते हैं, उस राइटर की हम बायोग्राफी के बारे में, उनके वर्क्स के बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं और उसके बाद में हम MCQ प्रैक्टिस करते हैं। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अभी हम इंडियन राइटिंग्स की बात कर रहे हैं, इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, या फिर हम कह सकते हैं इंडियन इंग्लिश राइटर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें जो आप देखोगे DSSB TGT का जो सिलेबस था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी BA ऑनर्स का जो सिलेबस है उससे काफी मिलता जुलता है। तो उसमें जो मेन राइटर्स गिवन है उन सब राइटर्स को हम कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, उनमें से आज जो हम बात करेंगे उनका नाम है रोहिंटन मिस्ट्री। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर हैं। हालांकि इन्हें कैनेडियन राइटर कहा जाता है, लेकिन इनका जन्म जो हुआ है वो इंडिया में ही हुआ है, इसलिए इन्हें इंडियन कैनेडियन राइटर बोला जाता है। इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, अलाइव हैं एट प्रेजेंट भी, टोरंटो में ये रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट थीम पर जो इंडिया में चला या फिर इंडिया में पार्टीशन के बाद जो बहुत सारे स्ट्रगल्स लोगों ने फेस किए, उन सारी चीजों को इन्होंने रियल इमेजेस की तरह रिप्रेजेंट किया है अपने नॉवेल्स में, शॉर्ट स्टोरीज में। ठीक है, तो आज इनकी ही चर्चा करने वाले हैं हम, जिनका नाम है रोहिंटन मिस्ट्री। चलिए इनके बारे में देखते हैं। रोहिंटन मिस्ट्री इज अ कैनेडियन इंडियन नॉवेलिस्ट। देखिए 1975 में ना 1975 में ये कनाडा शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, तो इन्हें इसलिए कैनेडियन इंडियन राइटर कहा जाता है क्योंकि 75 के बाद इनके वर्क्स जो हैं पब्लिश हुए हैं। ठीक, इनका जन्म जो होता है उन्हें देखते हैं। रोहिंटन मिस्ट्री इज अ कैनेडियन इंडियन नॉवेलिस्ट बोर्न ऑन जुलाई 3 जुलाई 1952 इन बॉम्बे नाउ मुंबई इंडिया। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? बॉम्बे में हुआ था। 1952 में इनका जन्म हुआ 3 जुलाई। ओके, चलिए इनकी अर्ली लाइफ और करियर के बारे में हम देखते हैं, इनकी एजुकेशन कहाँ से हुई और ये सारी चीजें। तो बॉर्न इनटू अ पारसी फैमिली। ठीक है, कौन से ईयर में जन्म हुआ है? तो ये सबसे पहले तो ईयर आप ध्यान रखिए। ईयर अक्सर पूछा जाता है, डेट, मंथ और ईयर। ठीक है, 3 जुलाई 1952, 3 जुलाई 1952 में इनका जन्म हुआ। और 1952 में कहाँ जन्म हुआ? एक पारसी फैमिली में, बॉम्बे इंडिया में इनका जन्म होता है। उसके बाद इनकी जो स्कूलिंग हुई वो सेंट जेवियर कॉलेज बॉम्बे से हुई। फिर कनाडा ये मूव कर जाते हैं 1975 में ही। ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं 1978 में। वर्कड एज अ बैंक मैनेजर बिफोर बिकमिंग अ फुल टाइम राइटर। ठीक है, पहले तो ये पर्सनली बस लिखा करते थे, पब्लिश नहीं कराया था, लेकिन और उस समय पर ये बैंक मैनेजर, एज अ बैंक मैनेजर वर्क करते थे। देन जब ये फुल टाइम राइटर बने तो फिर इनके काफी सारे वर्क पब्लिश हुए, बहुत ज्यादा ये फेमस हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में हमने जाना। अब इनके करियर के बारे में क्या क्या चीजें कैसे कैसे घटित हुई। जैसे अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, पब्लिश्ड फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ठीक है, इनके बारे में रोहिंटन मिस्ट्री के बारे में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर हर एक राइटर का फर्स्ट वर्क इंपॉर्टेंट होता है कि इनका फर्स्ट वर्क कौन सा आया था। तो इनका जो फर्स्ट वर्क है वो एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जिसका नाम है टेल्स फ्रॉम फिरोजाबाद। ठीक है, ध्यान रखना है, टेल्स फ्रॉम फिरोजाबाद 1987 में ये वर्क पब्लिश होता है। ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, तो हमें से फॉर्म भी ध्यान रखनी है, इसकी नाम भी ध्यान रखना है और कौन से ईयर में पब्लिश हुआ। फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, ओके, टेल्स फ्रॉम फिरोजाबाद। उसके बाद में इनके ना 4 ही वर्क जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चारों को आपको ध्यान में रखना है और ये मतलब कंप्लीट हो जाएगा इसी में। ठीक है, पब्लिश डेब्यूट नॉवल सच अ लॉन्ग जर्नी। अगर आपसे पूछ रहा जाए क्वेश्चन कि इनका पहला नॉवल कौन सा था, ठीक है, पहला शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन तो क्या था? टेल्स फ्रॉम फिरोजाबाद। ठीक है, 1987 में आता है। लेकिन इनका जो पहला नॉवल पब्लिश होता है उसका नाम है सच अ लॉन्ग जर्नी। ठीक है, कैसी जर्नी है? सच अ लॉन्ग जर्नी। 1991 में ये इनका फर्स्ट नॉवल पब्लिश होता है। उसके बाद इनका ये जो फर्स्ट नॉवल पब्लिश हुआ इसके लिए इन्हें काफी सारे अवार्ड मिले, जिनमें से एक अवार्ड है अवॉर्डेड गवर्नर जनरल्स अवार्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज फिक्शन। ठीक है, 1991 में ये अवार्ड मिलता है इनको, इसी वर्क के लिए मिलता है, सच अ लॉन्ग जर्नी के लिए। कौन सा अवार्ड है? गवर्नर जनरल्स अवार्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज फिक्शन। ठीक है, साथ ही साथ इन्हें एक और अवार्ड दिया
किया जाता है इसी वर्क के लिए, उसका नाम है कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज। ठीक है, क्या नाम है? कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज, राइटर प्राइज। ओके, तो ये भी 1991 में इन्हें अवार्ड दिया जाता है, कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज, इसी वर्क के लिए। सच अ लॉन्ग जर्नी इनका फर्स्ट नॉवल है, सच अ लॉन्ग जर्नी 1991 में पब्लिश होता है। 2 अवार्ड इसके लिए इन्हें मिलते हैं। आगे बात करते हैं, इसके बाद में पब्लिश्ड अ फाइन बैलेंस, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। पार्टीशन की थीम है इसमें, ठीक है। उसके बाद इमरजेंसी जो डिक्लेयर की गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा, वो भी इसमें इस थीम को भी रिप्रेजेंट किया गया है। इंपॉर्टेंट वर्क है ये भी, द फाइन बैलेंस। ठीक है, 1995 में ये वर्क आता है और ये वर्क इनका शॉर्टलिस्ट किया जाता है बुकर प्राइज के लिए। हालांकि इन्हें बुकर प्राइज नहीं मिलता, लेकिन जो शॉर्टलिस्ट किया जाता है वो भी हमें ध्यान रखना है कि इनका ये वर्क जो है वो बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। ठीक है, 1995 में पब्लिश होता है। कई जगह पे ना फाइन बैलेंस को 1996 में भी पब्लिकेशन बताया, तो दोनों को ध्यान रखना है, जो भी ऑप्शन में आता है उसको रेलिवेंट मानना है आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पब्लिश्ड फैमिली मैटर्स 2002, फिर इनका एक 2002 में एक वर्क आया, 2002 में फैमिली मैटर्स। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है और इसके लिए इन्हें एक प्राइज मिला जिसका नाम है करियम्मा प्राइज, करियम्मा प्राइज इन्हें मिला। ठीक, और इसका जो वर्क है इनका फैमिली मैटर्स, इस वर्क के लिए भी इन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है। ठीक है, बुकर प्राइज के लिए नहीं, आई थिंक सच अ लॉन्ग जर्नी के लिए, सॉरी इसके लिए नहीं, सच अ लॉन्ग जर्नी के लिए। और एक इनका ये है, इनका वर्क है फाइन बैलेंस और सच अ लॉन्ग जर्नी, इन दोनों के लिए इन्हें बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, इन दोनों वर्क के लिए, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं इनके नोटेबल वर्क्स, तो इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 ही नोटेबल वर्क्स हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। हालांकि और भी वर्क्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। टेल्स फ्रॉम फिरोजाबाद 1987 में शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आता है, पहला शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन टेल्स फ्रॉम फिरोजाबाद। ठीक है, उसके बाद इनका पहला नॉवल आता है सच अ लॉन्ग जर्नी 1991 में, इसके लिए इन्हें 2 प्राइज मिले, ध्यान रखना है। एक तो कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज था, ठीक, और दूसरा अदर प्राइज कौन सा था, इससे अलग एक और प्राइज मिला इनके इस वर्क को जो हमने अभी नोट डाउन किया था, अवॉर्डेड गवर्नर जनरल अवार्ड। ठीक है, ठीक है, गवर्नर जनरल अवार्ड फॉर इंग्लिश लिटरेचर के लिए इन्हें ये अवार्ड मिला था, मतलब इस वर्क को ये अवार्ड दिया गया था। अब फाइन बैलेंस 1995 में ये नॉवल आता है, फिर फैमिली मैटर्स आता है 2002 में। फाइन बैलेंस को बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। देखिए यहाँ पे अवार्ड और ऑनर्स की बात करते हैं, इनके इंपॉर्टेंट 4 वर्क्स हमने देखे, उसके बाद इनके अवार्ड और ऑनर्स इन्हें क्या क्या मिले। जैसे पहला ही अवार्ड क्या है, गवर्नर जनरल अवार्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज फिक्शन 1991 में। ये कौन से वर्क के लिए मिला इन्हें, गवर्नर जनरल अवार्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज फिक्शन। तो ध्यान रखना है ये कौन से वर्क के लिए मिला है, सच अ लॉन्ग जर्नी। ओके, इनका जो फर्स्ट नॉवल आया सच अ लॉन्ग जर्नी, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, और कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज भी उसी चीज के लिए इन्हें मिला, सच अ लॉन्ग जर्नी के लिए 1991 में। देन आता है करियम्मा प्राइज। करियम्मा प्राइज कौन से वर्क के लिए मिला था, यस, करियम्मा प्राइज जो मिला इन्हें कौन से वर्क के लिए मिला था, फैमिली मैटर्स के लिए। ये भी ध्यान रखना है, फैमिली मैटर्स। कब आता है ये वर्क, फैमिली मैटर्स 2002 में ये वर्क आता है, करियम्मा प्राइज। ओके, आगे चलते हैं, शॉर्टलिस्टेड फॉर बुकर प्राइज। ठीक है, बुकर प्राइज के लिए इन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया 1996 में। क्यों किया गया था, कौन से वर्क के लिए किया गया, क्योंकि 1995 में इनका वर्क आता है अ फाइन बैलेंस। ठीक है, अ फाइन बैलेंस, उसी के लिए इन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है बुकर प्राइज, मतलब ये जो वर्क है इस वर्क के लिए इन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया। आगे है गुगेनहेम फेलोशिप, इन्हें एक फेलोशिप से सम्मानित किया गया 2004 में। एंड देन है नुस्टेड इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर 2010 में इन्हें ये वाला प्राइज मिलता है, नुस्टेड इंटरनेशनल प्राइज। ओके, तो ये सारे अवार्ड आपको ध्यान रखने हैं। इंपॉर्टेंट कौन से हैं इसमें, तो इंपॉर्टेंट ये कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज है, और बुकर प्राइज जो शॉर्टलिस्टेड है वो है, और गवर्नर जनरल अवार्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज फिक्शन ये है। ठीक, आगे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में चर्चा करें। मैरिड टू फ्रैनी एलिबिया, ये भी एक कैनेडियन ही है जिनसे इन्होंने शादी की है, और कहाँ रहते हैं, एट प्रेजेंट ये टोरंटो कनाडा में रहते हैं, और कंटिन्यूस राइटिंग नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज, और अभी भी लगातार नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं।
लेकिन हाँ, हालांकि इनके नॉवेल्स को और ज्यादा फेम नहीं मिला है जो आगे के लिखे हुए हैं, तो जो फेमस फेमस है उनको हमने देखा। अब इनकी थीम और स्टाइल क्या है? एक्सप्लोर्स पारसी कल्चर एंड आइडेंटिटी। इन्होंने मतलब ज्यादातर जो अपने वर्क लिखे हैं उनमें पारसी कल्चर को रिप्रेजेंट किया है और आइडेंटिटी मेन थीम है इनके वर्क की। ठीक है, जैसे इनका एक वर्क है फाइन बैलेंस, उसमें एक कैरेक्टर होता है और मतलब एक लेडी कैरेक्टर है और वो उनकी आइडेंटिटी से रिलेटेड है। दीना दलाल नाम होता है लेडी कैरेक्टर का, दीना दलाल। ठीक है, और ये अपनी आइडेंटिटी के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद करती हैं, लेकिन लास्ट में जाके इनके साथ बुरा ही होता है। तो इनकी मतलब ये अपनी एक पहचान बनाना चाहती हैं। ये सिलाई का, कढ़ाई का, ये सारे काम भी करती हैं दूसरे शहर में जाके, मुंबई जैसे शहर में रहकर, लेकिन लास्ट में जो इमरजेंसी की वजह से कुछ घटित हो जाता है। उनका जो अपार्टमेंट है उसको भी, उस पर भी बुलडोजर चला दिया जाता है। तो वो सारी चीजें उसमें दिखाई गई हैं। तो थीम ऑफ आइडेंटिटी को बेस करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, आगे एग्जामिन सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज इन इंडिया। भारत के जो सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज हैं उन पर बेस्ड इन्होंने अपने नॉवेल्स लिखे हैं। आगे इंटरवेव्स हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड पर्सनल नैरेटिव्स, और साथ ही साथ इन्होंने ज्यादातर जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उन पर लिखा है। जैसे फाइन बैलेंस की बात करें, फाइन बैलेंस में इन्होंने पार्टीशन के बारे में, पार्टीशन के टाइम पे जो बहुत सारा झगड़े और जो कास्टिसिज्म फैला हुआ था, जो छुआछूत, ये सारी चीजें फैली हुई थी, उन सारी चीजों को रिप्रेजेंट किया है। साथ ही साथ जो इमरजेंसी लगी उस समय पर जो दंगे फसाद हुए, ठीक है, और जो मोनोपोली एक तरीके से फैली हुई थी, वो सारी चीजों उनको भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया इन्होंने अपने वर्क्स में, और साथ ही साथ उन पर अपने पर्सनल नैरेटिव्स रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक, नन फॉर विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ मुंबई स्ट्रीट्स एंड पीपल, और अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है मुंबई की गलियों को, मुंबई की स्ट्रीट्स को और लोगों को, वहां पर रहने वाले लोगों के जीवन को डिटेल में इन्होंने डिस्क्रिप्शन पेश किया है अपने वर्क्स में। ओके, ये इनकी थीम और स्टाइल हो गई। अभी बात करते हैं अदर फैक्ट्स की, कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनसे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। जैसे एक फैक्ट है, मिस्ट्रीज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू 30 लैंग्वेजेस। ध्यान रखना है, इनके जो वर्क्स हैं इनको ट्रांसलेट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में, 30 लैंग्वेजेस में इन्हें ट्रांसलेट किया गया है। एक फैक्ट ये ध्यान रखना है। एक है अ फाइन बैलेंस, इनका जो वर्क है ना अ फाइन बैलेंस, जिसके लिए इन्हें बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। फाइन बैलेंस कब आता है? 1995 में आता है। देखिए, बार बार रिपीटेशन से हमें चीजें ना माइंड में रह जाती हैं, याद हो जाती है, तो इसलिए मैं रिपीट भी करती हूँ चीजों को। फाइन बैलेंस 1995 में पब्लिश होता है और 1996 में बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है, ये वाला वर्क है ना। तो फाइन बैलेंस जो है वाज अडॉप्टेड इनटू अ स्टेज प्ले। ये भी फैक्ट ध्यान रखना है कि एक स्टेज प्ले के लिए भी इसको अडॉप्ट किया गया है। स्टेज प्ले मतलब जैसे ड्रामा वगैरह होते हैं। ठीक, आगे मिस्ट्री हैज टॉट क्रिएटिव राइटिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, और मिस्ट्री ने एज अ टीचर भी वर्क किया है, और इन्होंने क्या सिखाया यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में? क्या सिखाया? क्रिएटिव राइटिंग सिखाई है। ओके, चलो ये तीनों फैक्ट्स ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं, मतलब सिखाते हैं यार प्रेजेंट भी। आगे चलते हैं। अब इनकी बायोग्राफी हमने पढ़ ली, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लिए, इनका स्टाइल, इनका जो थीम इन्होंने इस्तेमाल किया वो सब देखा, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में देखा, इन्हें जो अवार्ड मिले वो सारी चीजें हमने चर्चा की। अब जितनी भी चीजें आपने ध्यान से सुनी है, अब बारी आती है टेस्टिंग की। ठीक है, अगर आपने ध्यान से चीजें सुनी है तो आप हर एक क्वेश्चन को करके ले जाओगे। हालांकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो इनके वर्क्स के कैरेक्टर्स से हैं, तो उनको नो डाउट आप नहीं कर पाओगे, लेकिन अब वो उनको क्या करना है, आपको उनको पॉजिटिवली लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने मतलब छोड़ देना है, आपको उन्हें लर्न कर लेना है। ठीक है, तो अब प्रैक्टिस करते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा बेसिक से रहता है, वेयर वाज रोहिंग्टन मिस्ट्री बॉर्न? तो हमने देखा कहाँ बॉर्न हुए थे। तो अब देखिए, इस तरीके से ऑप्शन आ जाए तो फिर आप क्या करोगे? ठीक है, यहाँ पे मैं ईयर बताती हूँ और वो बताती हूँ, 3 जुलाई 1952 में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इनका जन्म हुआ है, लेकिन उस समय तक मुंबई का नाम बॉम्बे हुआ करता था। ठीक है, तो राइट आंसर आप ये करोगे, बॉम्बे इंडिया। ओके, एट प्रेजेंट इसका नाम मुंबई है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बॉम्बे इंडिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट वाज मिस्ट्रीज प्रोफेशन बिफोर बिकमिंग अ राइटर? तो राइटर बनने से पहले इनका प्रोफेशन क्या था रोहिंटन मिस्ट्री का? यस, ही वाज अ बैंक मैनेजर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज
विच ऑफ मिस्ट्रीज नॉवल वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर बुकर प्राइज, ये हम चर्चा कर चुके हैं। बुकर प्राइज के लिए कौन सा नॉवल शॉर्ट लिस्ट किया गया था? यस, अ फाइन बैलेंस। कब शॉर्ट लिस्ट किया गया? ईयर भी ध्यान रखना है, 1996 में। ओके, अगर इनके पब्लिकेशन ईयर की बात करें तो सच अ लॉन्ग जर्नी ये कब पब्लिश हुआ? 1991 में। ओके, सच अ लॉन्ग जर्नी इनका पहला फर्स्ट नॉवल है, ये 1991 में पब्लिश होता है। फैमिली मैटर्स ये कब पब्लिश होता है? 2002 में। ओके, और टेल्स फ्रॉम फिरोजाबाद इसकी स्पेशलिटी क्या है? दिस इज नॉट अ नॉवल, इट इज अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। और सबसे पहला ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो कब पब्लिश हो जाता है? 1987 में ये पब्लिश हो जाता है। ठीक है, 1987 में। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड मिस्ट्री मूव टू कनाडा? किस साल में ये इंडिया छोड़कर कनाडा शिफ्ट हो गए थे? 1975 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, विच इज रोहिंटन मिस्ट्रीज डेब्यूट नॉवल? डेब्यूट नॉवल का मतलब होता है फर्स्ट नॉवल। ठीक है, मतलब जिससे उन्होंने अपनी राइटिंग की शुरुआत की। फर्स्ट नॉवल कौन सा है इनका? सच अ लॉन्ग जर्नी, अ फाइन बैलेंस, फैमिली मैटर्स, टेल्स फ्रॉम फिरोजाबाद। तो आप कंफ्यूज मत होना, टेल्स फ्रॉम फिरोजाबाद जो है ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है और पूछा क्या गया है? नॉवल। ओके, तो ये तो गलत हो जाएगा। फाइन बैलेंस इनका बाद में आता है नॉवल, पहले कौन सा आता है? सच अ लॉन्ग जर्नी। क्योंकि ये कब आया था सच अ लॉन्ग जर्नी? ये तो 87 में ही आ गया था, 1987 में। ठीक है, और अब फाइन बैलेंस ये कब आता है? 1995 में आता है। और फैमिली मैटर्स तो उससे भी बाद में आया, 2002 में आया। तो फर्स्ट नॉवल कौन सा हुआ? सच अ लॉन्ग जर्नी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ मिस्ट्रीज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन? देखिए आ गया, कौन क्या टाइटल है रोहिंटन मिस्ट्री की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का? क्या नाम है? टेल्स फ्रॉम फिरोजाबाद, स्टोरीज फ्रॉम बॉम्बे, पारसी टेल्स, या फिर इंडियन यार्न्स। तो अब यहां से आप इजीली सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? टेल्स फ्रॉम फिरोजाबाद। अच्छा, कब पब्लिश हुआ ये? तो 1987 में ये पब्लिश होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ रिकरिंग थीम इन मिस्ट्रीज वर्क? रोहिंटन मिस्ट्रीज के वर्क्स में एक ऐसी थीम है जो बार बार हमें देखने को मिलती है, मतलब बार बार रिपीट होती नजर आती है। तो वो कौन सी थीम है? मतलब यूजुअली इन्होंने किस थीम पर वर्क किया है? आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, लव एंड रिलेशनशिप, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री, या फिर मोरालिटी एंड एथिक्स? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? Yes, correct answer is identity and belonging. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिटी और बिलोंगिंग पे इन्होंने बहुत ज्यादा वर्क किया है। आगे, विच लिटरेरी स्टाइल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिस्ट्रीज वर्क? रोहिंटन मिस्ट्री के वर्क्स का मेन लिटरेरी स्टाइल या मेन विशेषता कौन सी है इनके लिटरेरी स्टाइल की? मैजिकल रियलिज्म, रियलिज्म, सररियलिज्म, या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म? तो ये भी आप इजीली आंसर कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने ना रियल पिक्चर ही रिप्रेजेंट कर दी है इंडिया की, पार्टीशन के टाइम की या फिर इमरजेंसी के टाइम की। ठीक है, वो ध्यान रखना है। और राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रियलिज्म। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पारसी कल्चर इन मिस्ट्रीज वर्क्स? तो रोहिंटन मिस्ट्री के वर्क्स में क्या महत्व है पारसी कल्चर का? जैसे कि हमने देखा कि थीम रिप्रेजेंट करते हैं, पारसी कल्चर को भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया अपने वर्क्स में, तो उसका क्या महत्व है, क्या अर्थ है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा का रिप्रेजेंट करना। डायस्पोरा कहते हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग वाली स्टोरी अगर होती है। ठीक है, आगे, एक्सप्लोरेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, क्रिटिक ऑफ सोशल नॉर्म्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? तो इसमें सारी ही चीजें दिखाई गई हैं। ठीक है, इन्होंने रिप्रेजेंट किया है भारत के इंडियन डायस्पोरा को, मतलब भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे कमाने के लिए अपना गांव छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट होते हैं, वो सारी चीजें इसमें रिप्रेजेंट की गई हैं। आगे, एक्सप्लोरेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी को भी की थीम भी हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ क्रिटिक ऑफ सोशल नॉर्म, क्रिटिक ऑफ सोशल नॉर्म मतलब उस समाज में जो उस समय पर जो कुरीतियां फैली हुई थी, ठीक है, उनको दिखाया गया है। जैसे कि कास्टिसिज्म पर ज्यादा जोर दिया जा रहा था। कास्टिसिज्म के अनुसार जो बड़ी ऊंची कास्ट वाले लोग थे वो प्रेशराइज कर रहे थे। जो इनका वर्क है ना फाइन बैलेंस, जब आप उसकी समरी पढ़ोगे तो उसको पढ़ते ही आपको ये सारी थीम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इनके ना
फाइन बैलेंस जरूर पढ़ लेना, एक बार इसकी समरी और देख लेना फाइन बैलेंस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ते ही आपको इनके सारे कैरेक्टरिस्टिक सारी थीम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिटिक ऑफ सोशल नॉर्म हो गया, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज Which award did Mystery win for such a long journey? Such a long journey के लिए इन्हें कौन सा अवार्ड मिला? Such a long journey, सबसे पहले ये कब पब्लिश होता है? पहला नॉवल है इनका, और पब्लिश कब हुआ? 1991 में ये पब्लिश होता है। और इसके लिए इन्हें कौन सा अवार्ड मिला? गवर्नर जनरल अवार्ड, बुकर प्राइज, करियम्मा प्राइज या फिर गगनहेम फेलोशिप। तो देखो सारे ही अवार्ड मिले हैं इन्हें, लेकिन स्पेशली पूछा जा रहा है सच अ लॉन्ग जर्नी के लिए कौन सा मिला। तो ये ध्यान रखना है कौन सा है, गवर्नर जनरल अवार्ड। ठीक है, गवर्नर जनरल अवार्ड के साथ दूसरा अवार्ड भी इनका ध्यान रखना है जिसका नाम है कॉमनवेल्थ राइटर प्राइज। ठीक है, दोनों ध्यान रखने हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज इन विच ईयर वाज मिस्ट्री अवार्डेड द नॉस्टेड इंटरनेशनल प्राइज फॉर लिटरेचर। तो सबसे लास्ट वाला यही वाला था, है ना, जब हम इनके अवार्ड देख रहे थे तो सबसे लास्ट में, क्योंकि प्रॉपर सीक्वेंस में क्रोनोलॉजी में मैंने अवार्ड लिखे हुए थे, और उसमें लास्ट वाला कौन सा है, यही है, नॉस्टेल इंटरनेशनल प्राइज ऑफ लिटरेचर। कौन से ईयर में इन्हें मिलता है, तो ध्यान रखना 2010 में ये अवार्ड इन्हें मिला है। नेक्स्ट इज Which literary device does Mystery use to explore historical event? तो historical events को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने कौन सी लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया है? मैजिकल रियलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉन लीनियर नरेटिव या फिर हिस्टोरिकल फिक्शन। तो यहां पर इन्होंने जो यूज किया है वो लिटरेरी डिवाइस है नॉन लीनियर नरेटिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नॉन लीनियर नरेटिव। Next question is which novel explored the Indo-Pakistani War in 1971? कौन सा वो नॉवल है जो इंडो पाकिस्तानी वॉर को रिप्रेजेंट करता है 1971 में? Such a long journey, A Fine Balance, Family Matters, Tales from फिरोजाबाद। तब तक हम इनके पब्लिकेशन ईयर रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये पब्लिश हुआ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, कब आता है? 1987 में आता है। ठीक है, 7 में। उसके बाद सच अ लॉन्ग जर्नी आता है सेकंड नंबर पे 1991 में। देन अ फाइन बैलेंस आता है 1995 में। ठीक है, देन फैमिली मैटर्स 2002 में। और ये इंडो पाकिस्तानी वार से रिलेटेड कौन सा है? तो देखिए 71 ईयर से भी आप रिलेट कर सकते हो। यस, यहाँ पे जो राइट आंसर है सच अ लॉन्ग जर्नी। ओके, हालांकि जो पार्टीशन की बात की है इन्होंने, पार्टीशन की बात दूसरे वर्क में भी की है, ठीक है, लेकिन ये जो है इंडो पाकिस्तानी वार की जो चर्चा की है सच अ लॉन्ग जर्नी में की है, शॉर्ट स्टोरी में की है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में, ध्यान रखना है। सॉरी, शॉर्ट स्टोरी नहीं, सच अ लॉन्ग जर्नी जो इनका फर्स्ट नॉवल था उसमें की है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन एक्सप्लोर पारसी कल्चर? कौन सा शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो एक्सप्लोर करता है पारसी कल्चर को? तो एक ही इनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, टेल्स फ्रॉम फिरोजाबाद, शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम बॉम्बे, या फिर पारसी टेल्स, या फिर इंडियन यार्न्स। तो राइट आंसर यहाँ पर यही होगा, टेल्स फ्रॉम फिरोजाबाद 87 में आता है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इज व्हाट सिंबलाइजेस गुस्ताव नोबल्स स्ट्रगल इन सच अ लॉन्ग जर्नी? सच अ लॉन्ग जर्नी का मेन प्रोटेगोनिस्ट है ये गुस्ताव नोबल। ठीक है, अब कौन सी चीज सिंबलाइज कर रही है इनके स्ट्रगल को? सच अ लॉन्ग जर्नी में इन्होंने जो स्ट्रगल किया, जो मेन कैरेक्टर हैं, ये प्रोटेगोनिस्ट हैं, इनके स्ट्रगल को क्या चीज सिंबलाइज करती है? द लेटर, द पेंटिंग, द रेडियो, द गार्डन। तो जब आप इसकी समरी पढ़ोगे तो उसको देखकर आप इजीली आंसर कर सकते हो। वैसे इसका राइट आंसर है द लेटर, या आप ऐसे ही लर्न करके रख सकते हो कि इनके स्ट्रगल को रिप्रेजेंट कौन सी चीज करती है, तो लेटर हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं लॉन्ग जर्नी को। ठीक है, गुस्ताव नोबल के स्ट्रगल को। आगे चलते हैं, विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स द पारसी डायस्पोरा इन अ फाइन बैलेंस? इसमें से कौन सा वो मेन कैरेक्टर है जो रिप्रेजेंट करता है? फाइन बैलेंस के सारे कैरेक्टर हैं। ठीक है, फाइन बैलेंस जो वर्क है जो 1995 में आया था, इसके सारे मेन कैरेक्टर्स हैं। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो पारसी डायस्पोरा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, बताओ, ईश्वर दर्जी, ओम प्रकाश दर्जी, दीना दलाल, या फिर मानिक कोहला।
बहुत ही सैड स्टोरी है, आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगी ये, ठीक है। अब इसमें जो पारसी डायस्पोरा है इसको रिप्रेजेंट करने वाला कैरेक्टर है दीना दयाल। इट इज अ फीमेल कैरेक्टर, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी के लिए हमेशा लड़ती रहती है, ठीक है। और ये शहर में जाके मतलब वो टेलरिंग का काम करना शुरू करती हैं ये, और अपना अपार्टमेंट खरीदती हैं, बहुत सारी चीजें दूसरे लोगों की भी हेल्प करती हैं। लेकिन बाद में जब इमरजेंसी लगती है उसके बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि इनकी सारी चीजें जो इनके सपने थे सब टूट जाते हैं, सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो दीना दलाल मेन प्रोटेगनिस्ट है इस नॉवल की, ठीक है। आगे चलते हैं। विच हिस्टोरिकल इवेंट इज सेंट्रल टू अ फाइन बैलेंस? कौन सा वो हिस्टोरिकल इवेंट है जो मेन केंद्र बिंदु है अ फाइन बैलेंस का? इंडियन इंडिपेंडेंस, पार्टीशन ऑफ इंडिया, इमरजेंसी इन इंडिया, इंडो पाकिस्तानी वार। तो सेंट्रल चीज जो है इसमें, हालांकि पार्टीशन की बात भी चर्चा भी की गई है इसमें, इसकी जो समरी है कभी प्रेजेंट में दर्शाई गई चीजें दिखाते हैं, कभी फिर पास्ट की चीजें दिखाते हैं, इस तरीके से बदलती रहती है। और यहाँ पे जो सेंट्रल जो इवेंट है वो है इमरजेंसी इन इंडिया, ठीक है। जब इमरजेंसी लगती है भारत में, इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो लगाई गई थी, उसके बाद इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, सब चीजें तहस नहस हो जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इमरजेंसी इन मिस्ट्रीज वर्क? तो इमरजेंसी जो लगाई गई थी, ठीक है, उसका क्या महत्व है रोहिंटन मिस्ट्री के वर्क में? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल टर्नोइल, exploration of social change, critique of authoritarianism, अथॉरिटी होती है ना, अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे ना तीनों ही चीज को रिप्रेजेंट करता दिखता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल भी हमें दिखता है, एक्सप्लोरेशन ऑफ सोशल चेंज भी दिखता है, और क्रिटिक ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म भी देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज विच अवार्ड डिड मिस्ट्री विन फॉर अ फाइन बैलेंस? फाइन बैलेंस के लिए या फाइन बैलेंस के लिए इन्हें कौन सा अवार्ड मिलता है? यस yes. तो फाइन बैलेंस के लिए नहीं मिलता इन्हें, ये करियम्मा अवार्ड तो जो देखिए सबसे पहले बुकर प्राइज, हाँ ये मिलता नहीं है अवार्ड, ध्यान रखना है, इन्हें शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, ठीक है। अब फाइन बैलेंस को बुकर प्राइज के लिए सिर्फ शॉर्ट लिस्ट किया गया था, इन्हें अवार्ड नहीं मिला था। गवर्नर जनरल अवार्ड जो है वो सच्चा लॉन्ग जर्नी के लिए इन्हें मिला, और करियम्मा प्राइज जो है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा ही था, करियम्मा प्राइज जो है वो फैमिली मैटर्स के लिए इन्हें मिलता है, ओके। तो ये ध्यान रखना है, यहां सिर्फ नॉमिनेट किया गया था बुकर प्राइज के लिए। आगे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज मिस्ट्री शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज? कौन से ईयर में इन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया था बुकर प्राइज के लिए? तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं, 1995 में वो वर्क आता है और 1996 में इन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है, ठीक है। वर्क कौन सा है? यस, अ फाइन बैलेंस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटेगोनिस्ट इन सच अ लॉन्ग जर्नी? सच अ लॉन्ग जर्नी का मेन प्रोटेगोनिस्ट कौन है? तो अभी हम चर्चा कर चुके थे, उसके स्ट्रगल के बारे में हमने देखा था। यस, मेन प्रोटेगोनिस्ट इज गुस्ताव नोबल। सच अ लॉन्ग जर्नी कब पब्लिश हुआ? 1991 में, ठीक है। इसके लिए इन्हें 2 अवार्ड मिले हैं, गवर्नर जनरल वाला अवार्ड भी मिला है और कॉमनवेल्थ प्राइज भी मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है विच हिस्टोरिकल इवेंट इज द सेंट्रल टू द सच अ लॉन्ग जर्नी? सच अ लॉन्ग जर्नी का मेन हिस्टोरिकल इवेंट कौन सा है? मेन केंद्र बिंदु कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट है? जैसे अ फाइन बैलेंस का क्या था? इमरजेंसी था। ऐसे ही सच अ लॉन्ग जर्नी का क्या है? इंडियन इंडिपेंडेंस, पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडो पाकिस्तानी वॉर, या फिर इमरजेंसी इन इंडिया। तो इसका जो केंद्र बिंदु है, कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट है वो? इंडो पाकिस्तानी वॉर, ओके। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इंडो पाकिस्तानी वॉर। हु आर द टू टेलर्स इन अ फाइन बैलेंस? इन अ फाइन बैलेंस में मेन जो 2 टेलर हैं वो कौन है, जो दीना दलाल के पास जाके वर्क भी करते हैं? ईश्वर दर्जी एंड ओम प्रकाश दर्जी, गुस्ताव नोबल एंड मानिक कोहला,
दीन दयाल या फिर एंड रुस्तम दलाल, दीन दलाल और रुस्तम दलाल, अविनाश एंड नारायण। तो देखिए दीन दयाल तो थी टेलर, लेकिन इससे अलग जो मेन जो 2 टेलर्स की बात हो रही है वो है ईश्वर दर्जी और ओम प्रकाश दर्जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, और ये ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि रुस्तम दलाल नहीं थे, दर्जी नहीं थे वो, है ना। आगे चलते हैं। What is the significance of the fine balance in the novel? The fine balance, ये जो टाइटल लिया है इसका क्या सिग्निफिकेंस है नॉवल में, इसका क्या अर्थ है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोशल हियरार्की, एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, क्रिटिक ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सिंबल ऑफ होप एंड रेजिलेंस। बताइए फाइन बैलेंस से मीनिंग क्या है यहाँ पर? यस, यहाँ पे ये फाइन बैलेंस जो सिंबलाइज कर रहा है वो इस चीज को कर रहा है, सिंबल ऑफ होप एंड रेजिलेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द प्रोटैगनिस्ट इन फैमिली मैटर्स? जो इनका लास्ट वाला वर्क आया है फैमिली मैटर्स 2002 में, उसका मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? निर्माना वकील, कोमी वकील, रुखसाना वकील या फिर जहांगीर वकील? तो इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है नरीमन वकील। ठीक है, नरीमन वकील है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ फैमिली मैटर्स? फैमिली मैटर्स की सेंट्रल थीम क्या है? फैमिली डायनामिक्स एंड केयर गिविंग, सोशल जस्टिस एंड मोरालिटी, लव एंड रिलेशनशिप, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री। क्या हो जाएगा राइट आंसर? यस, जो इसकी मेन थीम है ना वो है फैमिली डायनामिक्स एंड केयर गिविंग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेटिंग ऑफ टेल्स फ्रॉम फ्रोसा बाग? टेल्स फ्रॉम फ्रोसा बाग की सेटिंग क्या है, मतलब कौन से एरिया की बात की गई है, किस जगह की सेटिंग है, किस जगह के बारे में चर्चा हो रही है? मुंबई फ्रोसा बाग, टोरंटोज इंडियन कम्युनिटी, बॉम्बेज पारसी कॉलोनी या फिर इंडियाज रूरल लैंडस्केप? तो नाम से भी पता चल गया होगा आपको कहाँ की बात हो रही है, मुंबई के फिरोजाबाद की बात हो रही है इसमें, यहाँ की इसकी सेटिंग है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पहला शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, 1987 में ये आता है। नेक्स्ट इज, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टोरी एक्सप्लोर द थीम ऑफ आइडेंटिटी? इनमें से वो कौन सी स्टोरी है जो थीम ऑफ आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है? क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, इसमें कई सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं। ठीक है, अब उसमें से वो कौन सी शॉर्ट स्टोरी है जो उसको रिप्रेजेंट करती है? जैसे ये सारी शॉर्ट स्टोरीज इसी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन की हैं। ठीक है, अब इसमें से एक स्टोरी होती है द घोस्ट ऑफ फिरोजा बाग। ठीक, ये आइडेंटिटी की थीम को रिप्रेजेंट करती हुई नजर आती है। ध्यान रखना ये सारी शॉर्ट स्टोरी उसी से इंक्लूडेड है, उसी में इंक्लूडेड है। ठीक है, कौन कौन सी है? स्विमिंग लेसन्स, जैसे कि आप सिलेबस देखोगे तो उसमें ये मेन स्टोरी दी हुई है, मेन जो मेंशन करके दिया हुआ है ना इनका वर्क, रोहिंटन मिस्ट्री का यही वाला वर्क दिया है। तो स्विमिंग लेसन्स जो है वो एक पार्ट है किसका? टेल्स फ्रॉम फिरोजा बाग का। ठीक है, ऑस्पिशियस ओकेजन भी है और द अकाउंटेंट भी है, ये सारी शॉर्ट स्टोरी है जो उसका भाग है टेल्स फ्रॉम फिरोजा बाग का, जो 1987 में पब्लिश होता है। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इनकी रोहिंटन मिस्ट्री के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल जानकारी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके जो वैल्यूएबल कमेंट्स है उनका मैं वेट करती हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। अगर आपको थोड़ी सी भी अप्रिशिएशन लगती है, हाँ मेहनत लगी है इसमें, तो जरूर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स करें। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।